हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ कोल एजुकेशन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस ना केवल पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डायआर्की और डबल गवर्नमेंट was introduced by which act of government in pre-independence India। इसमें पूछा गया है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का जो युग था उसमें डबल गवर्नमेंट का सिस्टम किस एक्ट के तहत लिया गया। देखिए, अगर सिंपली क्वेश्चन यह होता कि सबसे पहले इंडिया में डबल गवर्नमेंट किसने सेटअप की थी, तो आपने इस आदमी का नाम सुना हुआ है, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने जब बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया था 1764 में, तो 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चला है। डबल गवर्नमेंट का मतलब पैरेलल में आप वर्ग डिवीजन करके दो टाइप से सरकारें चलाते हैं। लेकिन बाद में आगे आने वाले भारत में एक एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसका नाम भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, लेकिन ये पास हुआ था यूके के पार्लियामेंट में, और इसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम होगा। इसके तहत एक लिस्ट बनाई गई ट्रांसफर्ड लिस्ट की, और दूसरी लिस्ट बनाई गई रिजर्व लिस्ट। जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट में प्रोविजन रखे गए एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन का, और जो रिजर्व लिस्ट थी, रिजर्व लिस्ट पर पूरा का पूरा पावर था वायसराय ऑफ इंडिया का। और रिजर्व लिस्ट में प्रोविजन रखा गया फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, इसको वायसराय देखते थे। तो ऑफिशियली बाय द एक्ट ऑफ 1919 डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंडिया में सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है क्या। आपने भारतीय संविधान के प्रीम्बल को जब भी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है, इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री को प्रीम्बल कुछ चंद लाइनों में डिफाइन कर देता है कि हमने जिस संविधान को एडप्ट किया उस संविधान की फिलॉसफी क्या है। अब इस फिलॉसफी को ड्राइव कहाँ से किया गया, यह समझना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, 1946 में जिस समय संविधान सभा को बनाया गया और संविधान सभा के शुरुआती सेशन हो रहे थे, तो 1946 में नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनकी आवाज़ थी। उनका संविधान को बनाने में क्या बेसिक फाउंडेशन रहने वाली है, क्या बेसिक प्रिंसिपल रहने वाला है, यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपने आप में एक रेजोल्यूशन से कहीं जाना बहुत कुछ था। यही वजह रही कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में इन अ एक्सटेंट वर्जन, या हम कहें इन अ लार्जर सेंस, इंडिया के प्रीम्बल के रूप में एडप्ट किया। और जब इंडिया के प्रीम्बल के रूप में एडप्ट हो गया, इसी को कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर नहीं दूंगा, हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ एक क्वेश्चन को ना सीखें, आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस के आंसर सीखें, और आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। क्योंकि अगर सीधे क्वेश्चन आंसर रट के आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो निश्चित रूप से सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता, उससे मिलते जुलते या उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो भारत का इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसमें जनता वोट देकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर में भेजती है और सेंटर लेवल पे पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, तो वो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को आप कई बार एग्जाम में देखेंगे कि शॉर्ट में FPTP भी लिखा रहता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन ये FPTP जो है ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है। ऑफिशियली इसको सिंगल मेंबर प्लूरलिटी वोटिंग कहा जाता है। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी वोटिंग का मतलब हुआ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि अच्छा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हम सिंपल मेजोरिटी सिस्टम कहते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, एक कंस्टिट्यूएंसी से बहुत सारे मेंबर्स खड़े होंगे। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ सकते हैं। पब्लिक वोट करेगी, वोटर्स के जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वह कैंडिडेट इलेक्टेड मान लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ ना तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है और ना ही फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ना ही टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जनता वोट करेगी, जिस कैंडिडेट को उस कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट मान लिया जाएगा विनर, या वो कैंडिडेट मान लिया जाएगा इलेक्टेड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद होम। अगर भारत में हमें किसी राज्य की बाउंड्री को बदलना है, या दो स्टेट का मर्जर करना है, या फिर हमें नया स्टेट बनाना है, जैसे कि तेलंगाना को बनाया गया था, उत्तराखंड को बनाया गया था, झारखंड को बनाया गया था, या फिर हमें स्टेट्स की मर्जर करना है या डिवीज़न करना है, जैसे कि कश्मीर को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यह पावर है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। नाउ द क्वेश्चन इज, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट को पावर किस आर्टिकल ने दिया, तो देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि अगर मर्जर करना हो, नया स्टेट फॉर्म करना हो, स्टेट की बाउंड्री को आपको चेंज करना हो, तो आर्टिकल 3 एम्पावर्स टू द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब एक अमेंडमेंट भी हुआ। आर्टिकल 3 के क्लॉज ए में एक शब्द था स्टेट, तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए 18th अमेंडमेंट किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव वर्डिक्ट दैट द प्रीम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वैसे तो इस विषय पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी कि क्या प्रीम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है, क्योंकि संविधान का एक आप जो मूल देखेंगे, आप संविधान की फिलोसफी देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी ये विवाद हुआ, और ये विवाद था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में। इसमें वर्डिक्ट आया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, जिसमें कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन की बात की गई, और इसी में बात की गई थी कि प्रीम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन इज नाउ अ राइट टू एजुकेशन। कौन सा राइट है? इज इट लीगल राइट, इज इट पॉलिटिकल राइट और एनी अदर राइट? मैं आपको राइट टू एजुकेशन बताने से पहले ये जो 4 राइट दिए हैं इसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इन राइट्स के बारे में पता होगा, और बहुत सारे लोग जिन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन करना शुरू की है उन्हें शायद ये पता ना हो। देखिए लीगल राइट, लीगल राइट्स वो राइट हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कॉमन पीपल को। कोई भी आदमी है, अगर लॉ ने उसको राइट दिया है तो हम उसको कहते हैं लीगल राइट। दूसरा आता है पॉलिटिकल राइट। आपके जितने भी सिविल और पॉलिटिकल अफेयर हैं, वोट डालना, इलेक्शन लड़ना, इसमें आप किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करें, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वो राइट्स हैं जो कोई भी स्टेट, कोई भी कानून
लॉ बना करके आपसे नहीं छीन सकता। सो दीज आर नेचुरल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो अब सवाल उठता है कि राइट टू एजुकेशन कौन सा राइट है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 86th अमेंडमेंट से। 86th अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें आर्टिकल 21 में एक सब सेक्शन ऐड किया गया। अब आर्टिकल 21 आप जानते हैं, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी। नॉट ओनली राइट टू लाइफ बट ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट डिग्निटी। इसमें एक सब सेक्शन ए ऐड करके एक आर्टिकल 21 ए रखा गया, और आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ संविधान में आर्टिकल ऐड करने से काम नहीं चलता है, हमें एक एक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 2009 में एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्ट 2009 का है या फिर 2010 का है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्ट 2009 का है, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया था 1 अप्रैल 2010 से। तो आप 2009 से 2010 के बीच की बात कर सकते हैं। केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010, बट इसका एक्ट में जो नाम लिखा हुआ है दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू provided in Indian Constitution is exercised according to the principle of। देखिए, जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम रखा गया। अगर ये ना होता तो शायद जो चुने हुए कैंडिडेट्स होते उनके ऊपर एक फेयर प्रोसेस को फॉलो करने का प्रेशर ना होता। लेकिन भारत ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब मान लो आपसे किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया, तो हम आंसर दे सकते हैं ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 226, 227, दीज आर सम मेन आर्टिकल दैट एम्पावर्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। आप जानते हैं 32 और 226 वो आर्टिकल है जब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं। एंड इफ़ योर राइट्स आर वायलेटेड एंड यू वांट टू अप्रोच एनी स्टेट हाई कोर्ट, देन आर्टिकल 226 एम्पावर्स यू। सो नाउ कम टू द आवर क्वेश्चन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। देखिए, हम प्रिंसिपल्स देखते हैं। इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को लीगल राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट लीगल राइट को रेस्पेक्ट करे, इसका जुडिशियल रिव्यू से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज आवर राइट आंसर। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ अगर किसी लेजिस्लेचर ने पास किया है, लेजिस्लेचर का मतलब या तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उसने कोई लॉ पास किया है तो वो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा। दोबारा से सुनिए, देश के संविधान के तहत अगर किसी भी राज्य की विधानसभा में या देश के संसद में किसी लॉ को पास किया गया है, वो तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक कि उस लॉ को पास करने के लिए एक करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो ना किया गया हो। तो अगर करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो किया गया है देन लॉ इज वैलिड। सो दिस इज नोन एज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो प्रिंसिपल है जो कि एक्सरसाइज करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी
राइट आंसर हो गया। आर्बिट्रेशन हम कहते हैं जब दो पार्टी मिलकर के किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करती है कि अगर उसको जस्टिस चाहिए, तो ये आर्बिट्रेशन होता है। नेचुरल जस्टिस को आप जानते हैं, अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इनको हम नेचुरल जस्टिस के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल 311 भी है, ये भी नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड बात करता है। नेचुरल जस्टिस बेसिकली होता है कि कंट्री में लॉ होना चाहिए एंड फेयरनेस होना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को न्याय मिल सके। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ वेयर फेयरनेस है, रीजनेबलनेस है, इक्विटी की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, सो दैट इज नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का जुडिशियल रिव्यू से भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को भी इसके नोट्स बनाते जाने चाहिए, जिससे कि जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट करके रिवाइज कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट द। देखिए, गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट करता है, एडवोकेट जनरल का भी अपॉइंटमेंट करता है। जैसे सेंटर लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। पर जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब नहीं करते। हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, और प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री अपॉइंट्स द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो भी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, और उनसे कंसल्टेशन के बाद में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट कर देते हैं हाई कोर्ट के जजेस का। क्वेश्चन नंबर 9, द पंचायती राज इज डिवाइडेड इन द। देखिए, पंचायती राज किस लिस्ट में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पंचायती राज यूनियन लिस्ट में है, या फिर स्टेट लिस्ट में है, या कंकरेंट लिस्ट में है, या जो बच गई रेसिडुअरी लिस्ट में है? देखिए, डीपीएसपी में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40, जो स्टेट को ये सजेस्ट करता था, ये डायरेक्ट करता था कि कंट्री में विलेज पंचायत का सेटअप होना चाहिए। बाद में एक अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, और 73rd अमेंडमेंट में एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9। पार्ट 9 में 16 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 9 में आप आर्टिकल देखेंगे 243 से लेकर के, सबसे पहला आर्टिकल रखा गया 243, फिर 243 ए बी सी डी ऐसे करके ओ तक। तो 243 से लेकर के 243 ओ तक 16 आर्टिकल्स हैं, और ये जो सब्जेक्ट है पंचायती राज का, ये सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए राज्यसभा के पास कोई एक्सक्लूसिव पावर्स हैं? नहीं हैं। द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट, ये हमने डिस्कस किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देखिए जब वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन में दोनों हाउसेज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है इसमें लिखा है अथोराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अगर किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को कुछ विचार विमर्श करना है, कोई लॉ बनाना है, तो राज्यसभा अथोराइजेशन दे सकता है। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया, देखिए इंडिया ने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया, और फेडरल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट्स के पास भी पावर होगा। यही वजह रही कि हमने
सेंट्रल लेवल पे रखा बाई कैमरल सिस्टम। एक हाउस ऑफ द पीपल बना, दूसरा बना हाउस ऑफ द काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वो कैंडिडेट पहुंचे जिनको डायरेक्ट जनता ने चुना था, राज्यसभा में वो कैंडिडेट पहुंचे जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, इसीलिए इसको राज्यसभा भी कहा जाता है। और राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में होते हैं, इसलिए राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया कि आप पार्लियामेंट को अथोराइज कर सकते हैं किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बिल पास करने के लिए, बात करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। तो ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट सेट में हम अगले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि हमने ना केवल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, बल्कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ कम से कम 100 से ऊपर नए क्वेश्चंस को भी समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।